अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपकी फेसबुक एड्स की परफॉर्मेंस कुछ ऐसी लग रही है। एक दिन कमाल का रिजल्ट आता है, लगता है जैसे आप बहुत अच्छा कर रहे हो, पैसा भी आ रहा है, लीड्स भी आ रही है और फिर अगले ही दिन सब कुछ उल्टा हो जाता है। ना क्लिक्स, ना कन्वर्जन, ना सेल्स, सब डाउन चला जाता है। अगर आपने भी ये एक्सपीरियंस किया है और आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से मार्केटर्स बस फ्रस्ट्रेशन में हवा में घूंसे मार रहे होते हैं। समटाइम्स यू फील लाइक कि मेटा एड्स पूरा लक का खेल है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वो रीज़न समझाने वाला हूँ जो मेरे हिसाब से इस रोलर कोस्टर जैसी परफॉर्मेंस के पीछे है। अब देखो, मैं यह नहीं कह रहा कि मैं 100% सही हूँ, क्योंकि मेटा एड्स की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती है। बट मैं आपको जो कुछ भी बताने वाला हूँ वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे होने वाला है। मैंने अब तक 80 से ज़्यादा शॉपिफाई ब्रांड्स के साथ काम किया है एंड हमारी कम्युनिटी हर साल लगभग 3 से 4 करोड़ के आसपास की सेल्स देखती है। तो ये बातें मैं हवा में नहीं कर रहा, सब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे बेस है। और इन सब एक्सपीरियंस के बाद मैं ये कह सकता हूँ, मैंने फेसबुक एड्स की इस रोलर कोस्टर को बहुत करीब से देखा और समझा है। इतना सब कहने के बाद चलिए अब वीडियो में सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक आपको एक साफ सुथरी स्ट्रेटजी मिल जाएगी जो आप अपनी मार्केटिंग में अप्लाई करके अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि रोलर कोस्टर परफॉर्मेंस आखिर होती क्या है। मैंने शुरू में थोड़ा बताया, लेकिन चलो अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक दिन आपने एड्स चलाए और सब कुछ सही लग रहा है, स्पेंड भी हुआ 2000 और उसका रिटर्न भी बहुत बढ़िया आया, 10,000 की सेल्स, कई सारे ऐड टू कार्ड हुए, लीड्स आ रही है, सब कुछ मस्त चल रहा है। लेकिन अगले ही दिन आप फिर वही 2000 रुपये खर्च करते हो, लेकिन बदले में कुछ नहीं आता, ना क्लिक्स, ना ऐड टू कार्ट, ना सेल। ऐसा लगता है जैसे आपके एड्स को किसी ने ब्रेक मार दिया हो। और कॉस्ट पर एक्विजिशन, सीपीए आपका आसमान छूने लगता है। अब हैरानी की बात यह है कि आपने अपनी तरफ से कुछ भी चेंज नहीं किया, ना ऑडियंस, ना क्रिएटिव्स, ना टारगेटिंग एंड ना ही कोई सेटिंग्स। फिर भी परफॉर्मेंस एकदम से नीचे क्यों गिर गई? यही तो फेसबुक एड्स की सबसे बड़ी टेंशन है। हमने कोई नया एड प्लान लॉन्च नहीं किया, कोई नई ऑफर नहीं चलाई, कुछ भी नहीं बदला, लेकिन फिर भी अगले दिन परफॉर्मेंस एकदम से खत्म सी हो गई। अब सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? सबसे पहला जो रीज़न है, तो पहला रीज़न ऑफिशियल नहीं है, बट फिर भी आई हैव ऑब्जर्व दिस कि अगर आपका बजट छोटा है तो फेसबुक एड्स में उतार चढ़ाव और ज़्यादा नज़र आता है। मोस्टली स्मॉल बिजनेस 500 से 1000 तक का ही डेली बजट रखते हैं। ऐसे में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कभी लीड्स बहुत ज़्यादा आती है, कभी लीड्स बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि असल में आपका बजट छोटा होता है। तो मेटा के प्लेटफॉर्म को इतना डेटा नहीं मिल पाता कि वो उसको एनालाइज करके ऑप्टिमाइज करे। अगर आप भी इसी सिचुएशन में हो या आपकी प्रोडक्ट की एवरेज ऑर्डर वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा ये ऊपर नीचे वाली परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप प्लेटफॉर्म को इनफ डेटा ही नहीं दे रहे हो एनालाइज करने के लिए। एंड जो सेकंड रीज़न है वो है वी डोंट सेल टू रोबोट्स। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जिन लोगों को हम अपनी ऐड दिखा रहे हैं, जो हमारे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वो रोबोट्स नहीं है, रियल पीपल है। ये वो चीज़ है जिस पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है। असल में हम केवल मेटा के एल्गोरिथम से नहीं लड़ रहे, बल्कि इंसानों से लड़ रहे हैं, जिनकी अपनी फीलिंग्स, मेंटालिटी और ज़िंदगी की सिचुएशंस है। जब हम सीपीसी, एओवी, सीपीएम, आरओएस, कन्वर्जन रेट जैसे एनालिटिक्स देखते हैं, तो सिर्फ नंबर नहीं होते। इन नंबरों के पीछे असल में लोग होते हैं। ये लोग एक दिन आपके एड्स पे ध्यान देते हैं, अगले दिन इनके मूड के हिसाब से ध्यान नहीं देते। उनकी ज़रूरतें, फीलिंग्स और बिहेवियर लगातार बदलते रहते हैं। इसलिए आपकी ऐड परफॉर्मेंस भी ऊपर-नीचे होती रहती है। असल में हम असल लोगों को बेचते हैं, रोबोट्स को नहीं। कई बार ऐसा लगता है कि हम रोबोट्स को ही बेच रहे हैं, क्योंकि आप बस एक बटन दबाते हो, आपका बजट दुगना खर्च होता है और अचानक से बहुत ज़्यादा सेल्स मिलने लग जाती है, जैसे पैसे छप रहे हो। लेकिन हकीकत यही है कि हम रोबोट्स को नहीं बेचते। कभी-कभी लोग बस खरीदारी के मूड में नहीं होते। हो सकता है उन्होंने अभी-अभी टैक्स भरा हो, या किसी के लिए कोई गिफ्ट खरीदा हो, या शादी की सालगिरह थी जिस पे खर्च हो गया हो, या अचानक कोई ऐसी घटना हो गई हो जिसकी वजह से अब वो नेक्स्ट खरीदारी के लिए तैयार नहीं है और आपका ऐड उस दिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। इसलिए ये उतार-चढ़ाव कभी भी बिल्कुल हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो ये इंसानों की ज़िंदगी की असल घटनाएँ हैं जो उनकी फीलिंग्स को हिला देती है, जो कभी
खरीदारी करते हैं, कभी नहीं करते। इस बात को एक्सक्यूज़ बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट सच यही है कि हम रोबोट्स को नहीं बेचते। हमें ये बात समझनी पड़ेगी, हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि सब कुछ हर वक़्त ऑटोमैटिकली परफेक्ट चले। अब बात करते हैं तीसरे रीज़न की, जिसकी वजह से हमारी फ़ेसबुक एड्स में इतने उतार-चढ़ाव आते हैं। तो तीसरा रीज़न है मार्केट में चेंजेस होना। लोग अक्सर मार्केट के इन चेंजेस को समझ नहीं पाते और डर जाते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो कोई नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जाता है, जिसका प्रोडक्ट आपसे बेहतर और सर्विसेज आपसे बढ़िया होती है। आप अपने बिजनेस में आराम से काम कर रहे होते हैं, अचानक से एक नई कंपनी आती है और बेहतर प्रोडक्ट के साथ ग्राहकों का ध्यान खींच लेती है। जब भी कोई कंपटीटर बेटर प्रोडक्ट, सर्विस, ऑफर एंड एड्स के साथ मार्केट में आता है, तो लोग आपके प्रोडक्ट छोड़कर वहां जाना स्टार्ट कर देते हैं। शायद आपको इस बारे में पता ही नहीं चलता, या आप अपने कॉम्पिटिटर को इग्नोर कर देते हैं और आप फिर सोचते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस अचानक क्यों गिर गई। दरअसल इसका कारण यही होता है कि लोग कॉम्पिटिटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उनके पास आपसे बेहतर तरीका है, प्रोडक्ट है, और अब आपके सारे ग्राहक वो अपनी तरफ खींच रहा है। मेटा भी ऐसे ब्रांड्स को ही फेवर करेगा क्योंकि वो यूजर्स को बेहतर सर्विसेज दे रहे हैं। आपको ये समझना ज़रूरी है कि मेटा का मेन मोटिव, मेन एम अपने प्लेटफ़ॉर्म पे यूज़र को सबसे अच्छा एक्सपीरियंस देना है। अगर कोई कंपनी बहुत सॉलिड प्रोडक्ट बेच रही है, उसे ज़्यादा एंगेजमेंट, लाइक्स और शेयर मिल रहे हैं, तो लोग उस प्रोडक्ट से खुश हैं। तो मेटा उस कंपनी को प्रमोट करेगा क्योंकि वहाँ यूज़र के लिए बेहतर एक्सपीरियंस है। क्योंकि मेटा क्यों आपके एड्स दिखाएगा जब किसी और ब्रांड का प्रोडक्ट आपसे बेहतर है, अच्छा काम कर रहा है और यूज़र उससे खुश हो रहे हैं। यही सारा खेल है। इसलिए कुछ महीने आप टॉप पर रहते हैं, कुछ महीने परफॉर्मेंस खराब हो जाती है क्योंकि मार्केट में किसी कंपटीटर की ताकत बढ़ जाती है। तो एक कारण यह भी हो सकता है कि कोई नया कंपटीटर आया है मार्केट में जो आपके ही जैसा प्रोडक्ट बेचता है, कोई नया तरीका नहीं लाया, लेकिन उसने बेहतर ऑफर दिया है। वो आपको हरा कर आगे निकल ही जाएगा। मान लीजिए आप 30% छूट दे रहे हैं और आपके प्रोडक्ट है ₹1000 का, लेकिन आपका कॉम्पिटिटर ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा है जो आपके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं और कह रहा है कि हमारा प्रोडक्ट ₹800 का है और उतना ही अच्छा है। तो आप मार्केट का बड़ा हिस्सा खो दोगे क्योंकि ज़्यादातर लोग वैल्यू की तरफ चले जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत जैसे मार्केट में ग्राहक हमेशा पैसे की बचत और बेहतर ऑफर की तलाश में रहता है। हम हमेशा वैल्यू यानी मूल्य पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर फेसबुक मार्केट प्लेस पे आपको एक नया ऐड दिखता है होंडा सिटी कार का, जो सिर्फ 2 लाख रुपए में मिल रही है, जबकि असल में उसकी कीमत उससे कहीं ज़्यादा है, तो क्या आप उस कार को खरीदने के लिए पैसे बचाएंगे या नहीं बचाएंगे? ज़रूर बचाएंगे, क्योंकि वैल्यू का बहुत फ़र्क है। होंडा सिटी की असली कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई उसे बहुत कम दाम में बेच रहा है। तो जो आप जो कर सकते हो वो करोगे उसे लेने के लिए। तो यह सब वैल्यू पे डिपेंड करता है। इसी वजह से बहुत बार एड्स की परफॉर्मेंस इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो कंज्यूमर को। कई बार होता है कि अगर आपके कॉम्पिटिटर आपको ऑफर के मामले में मात दे रहा है, आपकी इसलिए उससे ज़्यादा नहीं आ सकती। और जब आप इस रेस में होते हैं कि सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा सस्ता कौन दे सकता है, तो यह बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन तीनों रीज़न्स पे हमारा कंट्रोल उतना नहीं होता, बट जो रीज़न मैं अब बताने जा रहा हूँ, वो हमारे हाथ में ही होता है। एंड उसे यूज़ करके आप अपनी एड को काफ़ी हद तक रोलर कोस्टर से बचा लोगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न जो हमारे हाथ में है, वो है हमारी स्ट्रैटेजी। तो जिन वजहों की मैंने पहले बात की है, उनके अलावा आपकी एड की परफॉर्मेंस अगर ऊपर-नीचे हो रही है, तो उसकी एक बड़ी वजह आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको मार्केट को समझना होगा। हम मार्केट की थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन यह जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में असल में चल क्या रहा है। और इसके लिए सबसे पहला कदम है 5 स्टेजेस ऑफ अवेयरनेस को समझना, यानी ग्राहक किस लेवल पे है आपकी खरीदारी के सफर में। यहाँ सबसे लेफ्ट में है अनअवेयर, अनजान ऑडियंस, फिर है उसके बाद प्रॉब्लम अवेयर, जिसको समस्या पता है, एंड देन सॉल्यूशन अवेयर, जो सॉल्यूशन भी जानता है, उसके बाद प्रोडक्ट अवेयर, जिसको प्रोडक्ट के बारे में ही पता है, और सबसे बाद में है मोस्ट अवेयर, सबसे ज़्यादा जानकार। आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादातर कस्टमर प्रोडक्ट अवेयर और मोस्ट अवेयर स्टेज में होते हैं। मेरा मतलब है कि आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हो जो पहले से ही मार्केट में आपके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं और खरीदने के लिए तैयार है। तो सपोज अगर आपने अपने जूते खो दिए, तो आप उस मार्केट में जाते हैं जहाँ पे एक नया जूता आपको खरीदना है। लेकिन सवाल ये है कि कितने लोग ऐसे हैं
जिनके जूते खोते ही वो नए जूता खरीदते हैं। ऐसे हैं लोग ज़रूर हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम है। और यही पॉइंट है कि इस मार्केट का हिस्सा जो प्रोडक्ट अवेयर या मोस्ट अवेयर स्टेज में होता है, बहुत छोटा है। लोग आपके ब्रांड को नहीं जानते, मतलब वो यह नहीं जानते कि आप कौन हो, और इसके बाद उन्हें आपके प्रोडक्ट की सच में परवाह भी नहीं होती। जब आप ऐसे मार्केट में ऐड चला रहे होते हैं जहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे मार्केट में आम तौर पर वैल्यू ही जीतती है। यानी सबसे ज़्यादा सस्ता और फ़ायदा देने वाला ऑफ़र वही बाजी मारता है। यहाँ बड़ी समस्या ये है कि आप मार्केट के सिर्फ 3% हिस्से को ही टारगेट कर रहे हो, जो खरीदारी करने के लिए तैयार है, जबकि बाकी 97% लोग आपकी ऐड देखेंगे लेकिन खरीदेंगे नहीं। और यही कारण है कि आपके फेसबुक के ऐड की परफॉर्मेंस उतनी तेज ऊपर नहीं जा रही। तो मैं इसको एक अलग स्लाइड में आपको डिटेल में समझाऊंगा। अगली बात जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है वह यह है कि मार्केट में लोग डे बाय डे स्मार्ट होते जा रहे हैं। जो ब्रांड्स 2-3 साल पहले ज़बरदस्त काम कर रहे थे, आज उनकी परफॉर्मेंस तो छोड़ो, वो कंपनियाँ ही खत्म हो चुकी है। तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं कि वो क्या खरीद रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं, और मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू नहीं है। तो यह बहुत सारे ब्रांड के साथ होता है। मैं एग्जांपल के लिए आपको एक कंपनी के बारे में बताता हूँ, लीडो लर्निंग। एक लाइव ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म था, जहाँ पे क्लास 4 से 9 के बच्चों को मैथ, साइंस और इंग्लिश सिखाते थे। 6 स्टूडेंट्स का एक बैच होता था, लाइव इंटरेक्टिव क्लास। 25,000 से 1 लाख तक इनके कोर्स की फीस होती थी। इनका कहना था कि इंडिया का बेस्ट लर्निंग इंस्टीट्यूट है ये। स्टार्टिंग में इस कंपनी ने बहुत पैसा कमाया, पर जैसे-जैसे टाइम बीतता गया, लोगों ने रिसर्च करना स्टार्ट किया, क्वेश्चन उठाए, मार्केट में सर्च किया, और रिसर्च करने के बाद जब लोगों को समझ में आया कि इसकी इतनी वैल्यू है नहीं एक्चुअल में, तो वह कंपनी खत्म हो गई, सीज़ टू एक्सिस्ट। मार्केट हमेशा ज़्यादा सस्ता और बढ़िया प्रोडक्ट की तलाश में रहती है। इसलिए जो पास्ट में आपके लिए काम कर रहा था, हो सकता है वो अब उतना असर ना करे। चीज़ें बदलती रहती हैं, मार्केट में रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। अब जो चीज़ें सबसे तेज़ी से बढ़ रही है, वो है लोगों का शक, मार्केट की समझदारी। पहले जो चीज़ें नएपन से बिक जाती थी, अब वही चीज़ें वायरल होने की वजह से शक पैदा कर देती है। मतलब आजकल कोई भी चीज़ या प्रोडक्ट, अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में अच्छी या बुरी बातें बहुत जल्द फैल जाती है, सोशल मीडिया की वजह से। जैसे ही आप बार-बार वही दावे करते हो कि हम बेस्ट है, हमारा प्रोडक्ट चमत्कार कर देगा, ये सब कमिट करने लगते हो, तो लोग बोलने लगते हैं, हाँ, हाँ, सब कहते हैं, इसमें नया क्या है? इसलिए अब लोग पहले से ज़्यादा स्मार्ट और शकी हो गए। वो पूछते हैं, ठीक है भाई, लेकिन प्रूफ़ क्या है? किसने लिया है? कुछ फ़ायदा भी हुआ है? और यही वजह है कि आजकल बहुत सारे कस्टमर्स आपके दावों पे ट्रस्ट नहीं करते। तो आखिरी चीज़ समझने वाली है वो ये है कि ट्रेंड्स। तो मान लो अभी न्यू ईयर है और जिम का ट्रेंड चल रहा है और आपकी एक जिम है, तो आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा आएगी। आपका अगर जिम उतना अच्छा नहीं है लेकिन सस्ता है, तो भी आपके पास सेल्स आएगी आएगी। लोग जिम सर्च कर रहे होते हैं, कोई सस्ता सर्च कर रहा होता है, कोई अच्छा सर्च कर रहा होता है, तो क्वेरी का आना बहुत नॉर्मल बात है। लेकिन जैसे-जैसे न्यू ईयर खत्म होता है और मई तक लोग सब कुछ भूलने लगते हैं, तो आपकी सेल्स बंद, क्योंकि जनवरी में आप ट्रेंडिंग पे थे, अब नहीं हो। तो अगर आप सिर्फ ट्रेंड के भरोसे चल रहे हो, तो आपकी ग्रोथ भी वैसी आएगी, आएगी और चली जाएगी। तक जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, उसी की वजह से तुम्हारी परफॉर्मेंस कभी ऊपर, कभी नीचे, एकदम झूले जैसी है। लेकिन अब चलो सिर्फ दिक्कतें नहीं, सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे ज़रूरी बात याद रखो, अगर तुम प्रॉब्लम अवेयर और अनअवेयर वाले लोगों तक पहुँच जाओ, तो तुम अपने कॉम्पिटिशन को हरा सकते हो, क्योंकि तुम ऐसे लोगों को खरीदने पे मजबूर कर रहे हो, जो अभी खरीदने की सोच भी नहीं रही। सोचो कोई इंसान इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है, उसका कुछ खरीदने का मूड नहीं है, बट पर तुम्हारा ऐड उसे दिखा दिया जाता है और वो उसी समय खरीद लेता है। ये स्किल्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है किसी भी ब्रांड के लिए। तो ऐसा होगा कैसे? उसकी एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको बताता हूँ। तो स्टेप 1, अप मार्केट जाना है। मतलब अब तुमको उन्हीं लोगों को टारगेट करना है जो प्रॉब्लम अवेयर है या अनअवेयर है, यानी जिनको अभी प्रॉब्लम्स के बारे में ठीक से पता नहीं है। स्टेप 2, आपको आपकी ऑडियंस को एजुकेट करना है। तुम्हारा ऐड ऐसा होना चाहिए जो लोगों को कुछ नया सिखाए, समझाए, ताकि वो रुके, सोचे और कनेक्ट करे। तीसरा, आपका ऐड एंटरटेन भी करना चाहिए। ये पॉइंट थोड़ा-सा सिमिलर है पिछले वाले से, लेकिन यहाँ मकसद ये है कि आपका जो ऐड है, तो वो स्टोरी टेलिंग में होना चाहिए।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान खींच सके। अगर तुम एक मज़ेदार इमोशनल स्टोरी दिखा पाए तो लोग रुकेंगे, सुनेंगे, एंगेज करेंगे। स्टेप 4 है फनल बनाओ, जो कस्टमर जर्नी को कैरी करे। मतलब बस ऐड दिखा के काम नहीं खत्म करना। उसके बाद लैंडिंग पेज या स्टेप्स आते हैं, वो सब भी सोच समझ कर प्लान करने होंगे। स्टेप 5, ऐसी ऑफर दो जो अर्जेंसी क्रिएट करे। मतलब ऐसी डील बनाओ कि अगर आज कस्टमर ने वो नहीं खरीदा तो कल वो मौका चला जाएगा। अब चलो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो तुम एक ह्यूमिडिफायर बेचते हो जो रूम से ह्यूमिड कम कर देता है। तो द मोस्ट अवेयर, ये वो लोग हैं जो तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जानते हैं और उन्हें बस एक अच्छा सा रीज़न चाहिए कि वो आज ही खरीदे। तो इनको जो आप अपनी ऐड दिखाओगे वो ऐड कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। सेव 20%, सेव 30%, ऑन ह्यूमिडिफायर्स टुडे, लिमिटेड स्टॉक्स, जल्दी ऑर्डर करिए। इसके बाद आते हैं प्रोडक्ट अवेयर वाली ऑडियंस की तरफ। तो ये वो लोग हैं, इन्हें मालूम है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में है लेकिन तुम्हारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, ये अभी अनक्लियर है। तो इनके लिए ऐड कुछ ऐसी होएगी। वर्ल्ड फर्स्ट स्टेनलेस स्टील ह्यूमिडिफायर, फीचर्स और बेनिफिट्स दिखाओ। तीसरा सोल्यूशन अवेयर ऑडियंस, इनको प्रॉब्लम भी पता है एंड सोल्यूशन भी पता है कि मार्केट में है, बट कौन सा प्रोडक्ट सही सोल्यूशन देगा यह नहीं पता। तो इनको आप क्या दिखाओगे, अस विसेस अदर ह्यूमिडिफायर, व्हाट मेक्स अस बेटर। ड्राई एयर से इरिटेशन हो रही है, जानिए कैसे एक ह्यूमिडिफायर आपकी हेल्थ को बेटर बना सकता है। तो कुछ इस तरीके से आपको आपकी ऐड डिज़ाइन करनी पड़ेगी बेस्ड ऑन आपकी ऑडियंस की, आपकी ऑडियंस अभी किस स्टेज पे है। अब जो लोग फेसबुक एड्स में नए होते हैं वो बेसिकली जो उनका कॉम्पिटिटर कर रहा है वही ऐड कॉपी कर देते हैं एंड देन वो सोचते हैं कि मेरा ऐड काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि असली काम तो वो ऐड कर रहे हैं जो प्रॉब्लम अवेयर या अनअवेयर लोगों के लिए बनाए गए हैं। जैसे इंस्टाग्राम के कुछ बेस्ट एड्स, और वो सबसे ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तब तक सिर्फ कंफ्यूज रहोगे। देखो, अगर तुम एजुकेशनल स्टाइल में ऐड बना सकते हो तो एंटरटेनमेंट स्टाइल में भी बना सकते हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग चीज़ें खरीदने नहीं आते, वो एंजॉय करने आते हैं, वो देखने आते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा अभी मार्केट में। तो सिंपल बोरिंग ऐड डालने की बजाय तुम स्टोरी बनाओ, लोगों को हंसा सकते हो, सस्पेंस बना सकते हो, तो बनाओ। ऐड कभी भी ज़्यादा लंबा नहीं होता, सिर्फ बोरिंग होता है। अगर लोग नेटफ्लिक्स पे 10 एपिसोड की सीरीज़ 2 दिन में देख लेते हैं, तो आपका 2 मिनट का ऐड क्यों नहीं देखेंगे अगर वो इंटरेस्टिंग है तो। सो एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक लड़की थी इंस्टाग्राम पे जिसने हू द फक डिड आई मैरी करके 20 पार्ट की सीरीज़ बनाई और हर वीडियो 5 मिनट की थी, फिर भी लोग उसे पूरा देख रहे थे क्योंकि उसने स्टोरी के अंदर सस्पेंस, क्यूरियोसिटी डाल रखी थी। तो लोग जानना चाहते थे कि आगे क्या होगा। तो अब तुम्हें क्या करना है, जब भी कोई वीडियो तुम 20-30 सेकंड तक रोक लो, तो फिर उस वीडियो को सेव कर लो, एक स्वाइप फाइल बनाओ ऐसी वीडियोस की जो तुम्हें पकड़ लेती है। फिर उनसे सीखो कि सस्पेंस क्या है, हुक क्या है, टोन क्या है, क्यों मैं इस वीडियो को ज़्यादा देख रहा हूँ। अगर तुम्हें समझ पाए कि कौन सी चीज़ ऑडियंस को रोकती है और तुम वही फॉर्मूला अपनी ऐड में लगाओ, तो अब तुम सिर्फ यह नहीं बोल रहे कि भाई मेरा प्रोडक्ट ले लो, बल्कि तुम ये बोल रहे हो कि भाई एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुन, फिर उसमें एक सॉल्यूशन निकल के आएगा जो मेरा प्रोडक्ट है। यही होता है एंटरटेनमेंट सेलिंग। अब आते हैं फाइनल्स 2 पॉइंट पे, जो सीआरओ, कन्वर्शन रेट ऑप्टिमाइजेशन से जुड़े हैं। देखो, बहुत से लोग तुमसे तुरंत नहीं खरीदने वाले, तो अगर तुम एजुकेशनल या एंटरटेनिंग ऐड बनाते हो और लोगों को सीधा प्रोडक्ट पेज पे भेज देते हो, ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और आपकी लैंडिंग पेज या वेबसाइट छोड़ के चले जाएंगे। इवॉल्व प्रोग्राम में एक बंदे ने एक ग्राफ शेयर किया था जो कि यह समझता था कि अगर तुम अनअवेयर या प्रॉब्लम अवेयर लोगों को सीधा होम पेज, कलेक्शन पेज या प्रोडक्ट पेज पे भेज रहे हो तो तुम सेल्स गंवा रहे हो। इसका सॉल्यूशन क्या है, तुम एडवर्टोरियल स्टाइल पेज बनाओगे। मतलब एक ऐसा लैंडिंग पेज जो प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल ना करे बल्कि उसकी स्टोरी सुनाए, प्रॉब्लम समझाए एंड ट्रस्ट बनाए, और फिर धीरे धीरे बंदे को प्रोडक्ट तक ले जाए। सो दे बिलीव इन यू एंड उन्हें ऐसा फील होना चाहिए कि वो किसी एक्सपर्ट या नॉन बायस इंसान से खरीद रहे हैं। मतलब उन्हें ऐसा नहीं लगे कि कोई उन्हें ज़बरदस्ती बेचने की कोशिश कर रहा है, बल्कि ऐसा लगे कोई समझदार बंदा उन्हें सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और यही तरीका है स्केलेबल फनल बनाने का। मतलब है ऐसा फनल जो बार बार स्केल हो सके। बस आप सही जानकारी दो, एजुकेशन दो और आपके ग्राहक को
खुद डिसीजन लेने दो। रोलर कोस्टर वाली परफॉर्मेंस क्यों होती है, क्या होती है, अब शायद तुम थोड़े अच्छे से समझ गए होंगे। इसके पीछे की असली वजह क्या है और कैसे ठीक करना है, शायद अब आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि कैसे करना है। इस वीडियो के लिए मैं चैट जीपीटी को भी क्रेडिट देना चाहूँगा कि उसने इतने अच्छे से कंपाइल किया सब कुछ। अगर अब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास काफ़ी जानकारी आ गई है, तो आप एक प्रॉपर डायरेक्शन या स्ट्रक्चर के साथ अपनी ऐड बनाइए। तो यार, अगर तुम्हें ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है जो मार्केट के अंदर सच में ग्रो करने में हेल्प करे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, मैं हर हफ्ते ऐसी प्रैक्टिकल और नो नॉनसेंस इनसाइट लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।